हमारे जो मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुआ और इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट रवि भट्ट दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही जी नाउ स्वदेश पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे वत्सल, आज के मार्केट को आपने कैसे देखा, क्योंकि लगातार तीसरा दिन बाजार में आज गिरावट देखने को मिली और कुछ सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर से रहा। अर्निंग्स लगभग खत्म होने को आई है और कुछ क्योंकि जो हमें आती हुई नजर आएगी निफ्टी 50 के, हालांकि काफी सारे रिजल्ट आ चुके हैं। क्रूड की बात करें तो थोड़ा सा सीमित दायरे में है और यूएस ईरान की तरफ से कोई भी जो है डेवलपमेंट होते हुए फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में बाजार की दशा कैसे देख रहे हैं और कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड इवनिंग तृप्ति जी। तो शुरुआत मैं निफ्टी से करूंगा। तो निफ्टी की बात करें तो 24,400 ये काफी क्रूशियल लेवल था। कल के क्लोजिंग की बात करें तो कल भी हमें 3:15 से पहले हमें निफ्टी 24,400 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली, पर सीएस के बाद हमें जो क्लोजिंग आई वो 24,400 के ऊपर आई। आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में भी शुरुआत में ही निफ्टी ने 24,400 को ब्रीच किया। उसके बाद हमने देखा कि जो 20 डीएमए का जोन था वहां पे निफ्टी को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला जो कि प्लेस्ड है 24,300 के जोन पे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो 23,600 से 24,750 तक हमें जो एक रैली देखने को मिली ये उसका एक करेक्शन है। तो मुझे लगता है फॉर वेरी शॉर्ट टर्म जब तक 24,600 के लेवल से वो रिक्लेम नहीं होते हैं निफ्टी में, तब तक मेरा व्यू थोड़ा एक कॉशियस, मुझे लगता है कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। थोड़ा एक बेरिश व्यू पॉइंट बन रहा है तो मुझे लगता है कि 24,200 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो साइडवेज टू माइल्ड बेरिश व्यू पॉइंट निफ्टी पे बन रहा है। बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि एक दायरे में ही हमें आगे भी कामकाज करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि मैं आर्ली चार्ट, डेली या वीकली चार्ट की अगर बात करूं तो वहां पे कोई ऐसे इंडिकेशन मिल नहीं रहा है, कोई अर्जेंसी दिख नहीं रही है कि 57,000 या 58,200 की जो ये रेंज है वो टूटेगी। तो मुझे लगता है कि फिलहाल 57,000 जहां पे निफ्टी की एक क्रूशियल 50 डीए में प्लेस्ड है वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 57,000 57,200 के जोन पे काफी अच्छा सपोर्ट बन रहा है निफ्टी का। ऊपर अगर बात करें तो 58,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि 57,200 इसको एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह देखना चाहिए। ये लेवल मिलता है तो वहां पे एक बार बाय करके चल सकते हैं 56,900 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर अगर 58,200 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे 58,300 के एक स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक वत्सल जी, और कल के इम्पॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से, उनका ध्यान खास तौर पर आप रखें। रवि जी, आपसे भी एक क्विक लेना चाहेंगे मार्केट पर अपडेट। आज के बाजार को आपने कैसे देखा और कल के इम्पॉर्टेंट लेवल्स आप क्या देख रहे हैं आते हुए? ये सबसे पहले गुड इवनिंग आपको। गुड इवनिंग। और जो वत्सल सर के लेवल है, मेरे भी लेवल ऑलमोस्ट उनके साथ एग्री कर रहा हूँ मैं। तो मैं लेवल मेरे भी यही है कि 24,600 का निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है 24,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। निफ्टी 2 दिन से देख रहे कि 24,300 को सपोर्ट को मेंटेन करे। अगर हम लोग एफ एंड ओ की बात करें तो ऑप्शंस मार्केट में भी 24,500 में एग्रेसिवली कॉल सेलिंग हुई। तो कंटिन्यू निफ्टी 24,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना। अगर निफ्टी 24,500 को क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली 650 तक जा सकती है। तो मेरी जो कल की स्ट्रेटेजी है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स ट्रेडर को एडवाइस दूंगा कि अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी यूज करें या शॉर्ट प्रॉफिट करके आप एग्जिट कर सकते हो। अगर हम लोग फंडामेंटल की बात करें तो ज्यादातर डेटा मिक्स आ रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव बात है कि क्रूड ऑयल के प्राइस अभी थोड़ा गिरना स्टार्ट हो गया। और जिस हिसाब से कल क्रूड ऑयल की इन्वेंटरी डेटा ने भी सरप्राइज किया, काफी ज्यादा ओवर सप्लाई क्रूड ऑयल के मार्केट में दिख रही। तो शायद मार्केट में थोड़ा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे इंडेक्स की जगह सेक्टर स्पेसिफिक राइट, तो कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स और सेक्टर वाइज अप्रोच यहाँ पर आप मार्केट में लेकर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते थे कि आप भी हमारे साथ शो में जुड़ सकते हैं, अपने सवाल को भेज सकते हैं और एक क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, उसे स्कैन कीजिए और अपना सवाल सीधा हम तक पहुंचाइए। इसके अलावा क्यूआर कोड के नीचे एक नंबर भी आ रहा है, उसे नोट कर लीजिए और उसके जरिए भी आप हमें कॉल करके, एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं।
हम आपके सारे सवालों को अपने शो में शामिल करते हैं और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों पर सही और सटीक सलाह आपको देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेंद्र यादव जी का पहला सवाल हमें मिला है। एमसीएक्स के 35 शेयर है और 2814 पर एंट्री ली थी। नजरिया शॉर्ट टर्म का। आज की क्लोजिंग 2970 पर ये बंद हुआ है। लगभग फ्लैट आज बंद हुआ है एमसीएक्स, लेकिन इन लेवल्स पर करीब 5 से 5,500 हजार के बीच का प्रॉफिट इन्हें होता हुआ। वत्सल जी, क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से? एमसीएक्स कैसा दिख रहा है आपको? जी, ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टॉक में एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद फिलहाल स्टॉक एक करेक्टिव फेज में था। पिछले 3-4 सेशन पहले स्टॉक में हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अपनी मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो क्रूशियल मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि उनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। तो आज के सेशन में जो डेवलपमेंट्स देखी गई है तो 38.2% जो एक रिट्रेसमेंट लेवल है वहीं से हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि वहां पे एक रेजिस्टेंस भी है, ओवरऑल स्ट्रेंथ दिख रही है, पर मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस के पास है तो यहाँ पे मैं उनको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। वापस स्टॉक में री एंटर कर सकते हैं एक बार 3000 का जो एक रेजिस्टेंस है वो निकाल देता है तो वापस स्टॉक में री एंटर कर सकते हैं हायर टारगेट्स के लिए, पर फिलहाल मैं उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह शॉर्ट टर्म के लिहाज से आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाष झा का अगला सवाल है। इनके पास जो शेयर है वो जीपीपीएल के यानी कि गुजरात पिपावा के शेयर है। क्वांटिटी 5,148 पर इन्होंने एंट्री ली थी और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि क्या ये 1 साल के लिहाज से होल्ड कर सकते हैं और कब तक इसमें गुड रिटर्न एक्सपेक्टेड है। गुजरात पिपावा आज की क्लोजिंग 151 पर बंद हुआ। इनकी बाइंग प्राइस से ऊपर थोड़ा निकला और करीब 1 से 1.25% की तेजी के ऊपर ही बंद हुआ है, जिसके चलते काफी बढ़िया प्रॉफिट में, क्योंकि क्वांटिटी काफी अच्छी ले रखी है। रवि जी, गुजरात पिपावा के चार्ट्स लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसे लग रहे हैं? क्या 1 साल में और भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं या फिर यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए? यस, अगर मैं गुजरात पिपाओ के पहले, क्योंकि व्यूअर का लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव, तो मैं डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फंडामेंटल फैक्टर्स को फोकस करूंगा, क्योंकि फंडामेंटल कंपनी की अगर वैल्यूएशन देखी जाए तो वैल्यूएशन हिसाब से कंपनी काफी चीप रेट पे अभी भी ट्रेड हो रही। इन सेकंड चीज, कल जो गुजरात पिपाओ का रिजल्ट है तो वो भी एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा था। जिस हिसाब से गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से पोर्ट जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से गुजरात पिपावाव पोर्ट लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा है फंडामेंटल का। और अभी मैं सेकंड में टेक्निकल बात करूं तो स्टॉक्स का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है वो यहाँ से 159 टू 160 के आसपास एक स्टॉक का रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक 160 को क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली यहाँ से 200 तक जा सकता है। और जो मेरा यहाँ पे एडवाइस रहेगी वो रहेगी कि आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव पे 160 को एक बार क्रॉस करेगा उसके बाद 200 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा उनके लिए वो 135 के आसपास का स्टॉप लॉस के साथ वो होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, एक स्टॉप लॉस आपको बता दिया गया है और वहां से आपको फिलहाल होल्ड करने की सलाह गुजरात पिपावा को लेकर आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश जी का अगला सवाल हमें मिला है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट के 100 शेयर है इनके पास। 1700 पर इन्होंने एंट्री ली थी और कोई नजरिया, हालांकि इन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन हम इसे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से इस पर राय लेंगे। आज की क्लोजिंग 1390 पर बंद हुआ है 1% की तेजी के साथ और इन लेवल्स पर इन्हें नुकसान ही हो रहा है, करीब 31,000 का लॉस होता हुआ। वत्सल जी, कैसे देख रहे हैं आप एबी रियल एस्टेट को और क्या इन्हें यहाँ पर बने रहना चाहिए इस लॉस के साथ? जी, 1700 खरीद भाव है, मतलब मेरे ख्याल से थोड़े हफ्तों पहले ही उनकी एंट्री होगी और वहां से हमें स्टॉक में लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। 78.6% जो रिट्रेसमेंट लेवल है वहां पे एक बेस फॉर्मेशन दिख रहा है। स्टॉक अपनी जो क्रूशियल मूविंग एवरेज है उसके बीच में फंस गया है। मैं वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि उनका जो रेट है 1700 का वो आ तो सकता है पर थोड़ा टाइम लग सकता है। हालांकि उन्होंने अपना नजरिया जाहिर नहीं किया लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म का है, पर अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1280 का स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना चाहिए। अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 से 3-4 महीने या 5 महीने लग सकते हैं, पर रेट आने की काफी संभावना है। तो 1280 के एक स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं।
ऑलराइट, तो 1280 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल अपनी पोजीशन को आप बनाकर रखिए आदित्य बिरला रियल एस्टेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंकज का अगला सवाल है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की 1200 से 356 पर एंट्री ली और जानना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर होल्ड करके रख सकते हैं या फिर एग्जिट लेना चाहिए। नजरिया शॉर्ट टर्म का है। आज की क्लोजिंग 255 पर बंद हुआ, हल्की गिरावट के साथ, और इनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे, जिसके चलते लगभग 100 रुपए नीचे आ चुका है, जिसके चलते नुकसान हो रहा है इन्हें काफी ज्यादा, क्योंकि क्वांटिटी काफी सारी लेकर रखी इन्होंने। कैसे देख रहे हैं रवि जी आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को? अगर इसकी बात करें तो एक महीने में अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन लगातार डाउन ट्रेंड यहां पर बना हुआ है। यस, अगर जियो फाइनेंस की बात करें तो कल भी शाम को पॉजिटिव न्यूज आया था कि बैंक ऑफ अमेरिका उसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो उसकी वजह से सुबह मॉर्निंग में एक मार्केट में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन मार्केट और स्टॉक तेजी सस्टेन नहीं कर पाए, थोड़ा स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग है। तो मेरी यहाँ पे एडवाइस रहेगी व्यूअर को कि यहाँ से आप 250 का स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एनबीएफसी सेक्टर काफी अच्छा काम कर रहा है और यहाँ से स्टॉक में एक अपवर्ड मोमेंटम था, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ गया है। तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ओवरऑल फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों लग रहे, लेकिन 250 का स्टॉप लॉस के साथ उनको वेट करना चाहिए। यहाँ से जो नियर टर्म टारगेट मुझे दिख रहा है वो फर्स्ट 264 का है, 260 के बाद 275 का टारगेट है, एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 250 का रहेगा। ऑलराइट, तो जियो फाइनेंस को लेकर ये सलाह और इम्पोर्टेंट लेवल से स्टॉप लॉसेस के साथ आपको बता दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी कुछ देर पहले टाटा मोटर्स पीवी के नतीजे आए हैं। नतीजे कैसे रहे ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभी अग्रवाल जी। अभी बताइए, टाटा मोटर्स पीवी के नतीजे कैसे आते हुए नजर आए? टाटा मोटर्स पीवी के नंबर आ चुके हैं और एक मिक्स्ड बैग नंबर्स आए हैं, जहाँ पे रेवेन्यू तो एस्टिमेट से सिर्फ 3% ऊपर है और एबिटा तो ऑलमोस्ट इन लाइन विद एस्टिमेट है। रेवेन्यू रहा 95,799 करोड़ रुपीस का और एबिटा था 6,326 करोड़ रुपीस का। हालांकि जो मुनाफे का नंबर है वो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि एस्टिमेट और वाई बेसिस पे दोनों में ही काफी कम है। अब वो घटकर सिर्फ 775 करोड़ रुपीस का आया है। मार्जिन एक सरप्राइज रहे, जहाँ पे जेएलआर के मार्जिन एक्सपेक्टेशन से अच्छे थे और टाटा मोटर्स के पीवी स्टैंडअलोन बिजनेस के मार्जिन एक्सपेक्टेशन से कम। जेएलआर बिजनेस के मार्जिन आए 8.1% वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ 5.4, जहाँ पे स्टैंडअलोन बिजनेस के मार्जिन आए 4.3% वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ 6.4। सप्लाई चेन डिसरप्शंस और कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न रहा टाटा मोटर्स पीवी का, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। आने वाले कुछ महीने में जेएलआर अपने 4 न्यू मॉडल्स लॉन्च करने वाला है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के उसमें, और जेएलआर बिजनेस ने फ्री कैश फ्लो जनरेट किया नेगेटिव 998 मिलियन पाउंड्स का, तो ये एक बड़ा नंबर है। टाटा मोटर्स पीवी की वॉल्यूम की बात की जाए तो काफी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ दिखी, तकरीबन 46% साल दर साल में, जो कि इंडस्ट्री ग्रोथ से कई आगे है। उनके ईवी वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वो 112% साल दर साल से बढ़ी और 34,000 यूनिट्स बीते हुए क्वार्टर में बेचे हैं। उनका ईवी मार्केट शेयर वाहन के हिसाब से अब 39% पहुंच चुका है। उन्हें अपना अगले 5 साल का विजन बताया, जिसमें वो अपने रेवेन्यूज को डबल करेंगे, 20% मार्केट शेयर होगा, डबल डिजिट एबिटा मार्जिन होंगे और एक स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन होगी। तो ऑल इन ऑल इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स फॉर टाटा मोटर्स पीवी, बट मुनाफा एक बिग डिसअपॉइंटमेंट रहा। शुक्रिया अभी आपका टाटा मोटर्स के नतीजे बताने के लिए। और चलिए इस पर एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। वत्सल जी, क्या आपने टाटा मोटर्स पीवी के नतीजे देखे? देखिए मुनाफे में बड़ा डेंट दिखा है, 87% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं आगे के लिए थोड़े ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर मैनेजमेंट जरूर नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप आगे के चाल को, और कल के सेशन में कितना इम्पैक्ट टाटा मोटर्स के शेयर पे दिखेगा? जी, अगर मैं टीएमपीवी के नतीजों की बात करूं तो जिस हिसाब से मैंने सुना तो नतीजे मिक्स थे, नंबर मिक्स थे। तो मुझे लगता है कि अगर जो इम्पोर्टेंट लेवल्स कल के सेशन में हमें देखने को मिलेंगे तो वो रहेंगे 360 का लेवल, जो एक 200 डीएमए का जोन है, जिसको स्टॉक जहां पे एक रेंज बन रहा है, जहां पे कई बार हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक फिलहाल एक रनअप के बाद एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर नीचे की तरफ देखें तो वो लेवल रहेंगे 330 के लेवल, जहां पे स्टॉक का एक क्रुशियल 50 डीएमए प्लेस्ड है। तो ये दोनों लेवल काफी क्रुशियल रहेंगे। जो भी जिस भी दिशा में लेवल्स टूटता है, आगे हमें उसी दिशा में एक रैली देखने को मिलेगी, एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। सॉरी, मेरी गलती होगी, रैली ट्रेंड देखने को हमें मिल सकता है। तो अगर 360 के ऊपर अगर कल के सेशन में स्टॉक क्लोजिंग देता है तो हमें 400 के लेवल्स हमें मिड टर्म में दिख सकते हैं। ऑन द अदर एंड अगर 330 के नीचे स्टॉक क्लोजिंग देता है इस रिजल्ट के बाद, तो हमें 305 तक के लेवल दिख सकते हैं। इसलिए दो लेवल खास करके मॉनिटर करने को रहेंगे, 330 और 360। ऑलराइट, तो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स, नीचे में 330 और ऊपर में 360 के क्रूशियल लेवल्स यहाँ पर होंगे। उसके बाद आपको अच्छे लेवल्स भी आते हुए टाटा मोटर्स में नजर आ सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। मनोज का अगला सवाल इसे ले लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के 200 शेयर और करीब 1110 पर इन्होंने यहाँ पर खरीद के रखे हैं। पूछना चाहते हैं इन लेवल्स पर क्या करे? स्विंग ट्रेडिंग दिख रही है, क्या टारगेट्स रहेंगे आने वाले हफ्तों के लिए? एसबीआई आज की क्लोजिंग 1083 पर बंद हुआ है, हल्की फुल्की तेजी लगभग सपाट कह सकते हैं, और 1110 इनका बाइंग प्राइस था। इन लेवल्स पर करीब 5 से 5,500 का नुकसान होता हुआ। कैसे देख रहे हैं आप एसबीआई की चाल को यहाँ पर रवि जी, और आने वाले दिनों के टारगेट्स आप क्या देंगे एसबीआई के लिए? यस, सबसे पहले इंडिया में जिस हिसाब से लास्ट 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि पीएसयू सेक्टर में, लास्ट 1 वीक से देख रहा हूँ पीएसयू बैंक में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से मार्केट में न्यूज भी आ रही है तो पीएसयू को काफी बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे चार्ट थोड़ा मुझे कंसोलिडेट होता देखने को मिल रहा है। यहाँ से मेरा जो टारगेट रहेगा एसबीआई के लिए वो 1100 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर स्टॉक्स में आपको 1100 मिले तो डेफिनेटली मैं उनको एग्जिट करने की सलाह दूंगा उनके बाय प्राइस के आसपास। और जो यहाँ से स्टॉप लॉस मुझे दिखे, जो फर्स्ट स्टॉप लॉस है मेरा वो रहेगा 1050 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरी यहाँ पे एडवाइस है कि शायद स्टॉक में जो एक मोमेंटम आना था वो आ चुका है। अभी स्टॉक 2-3-4-5 दिन कंसोलिडेट जोन में देखने को मिल सकता है। तो 1100 के आसपास एग्जिट कर ले और 1050 के आसपास का स्टॉप लॉस हो गया। ऑल राइट, तो 1050 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है और जहां पर आपको एग्जिट करनी है वो एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल लेवल भी आपको बता दिया गया है। विनायक का अगला सवाल है। एक्साइड इंडिया के 66 शेयर, एंट्री प्राइस 394 इनका है, और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि क्या ये और एड ऑन कर सकते हैं। 1 साल का टारगेट लेकर चल रहे हैं। आज की क्लोजिंग 485 पर 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, और इन लेवल्स पर करीब 6,000 का प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। वत्सल जी, क्या सलाह होगी? क्या एड ऑन करना चाहिए, और 1 साल का टारगेट कैसे देख रहे हैं आप? जी जरूर एड ऑन करना चाहिए। एक्साइड का अगर मैं चार्ट देखूं तो स्टॉक में एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद स्टॉक एक करेक्टिव फेज में था। मुझे लगता है कि जो रिसेंट हमें जो डेवलपमेंट्स देखने को मिली है, जो एक 450 का एक बहुत क्रूशियल लेवल था, वह उसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट देके सस्टेन कर रहा है। डेली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो, स्टॉक में हमें एक स्ट्रेंथ दिख रही है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक 580 के लेवल्स तक जा सकता है। तो 1 साल का अगर मैं टेक्निकल जो टारगेट उनको देना चाहता हूँ तो मेरे 2 टेक्निकल टारगेट रहेंगे। एक रहेगा 535, और 535 के ऊपर ही स्टॉक निकलते ही 580 के लेवल्स उनको देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। कोई भी अगर डिप मिलता है तो स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। उनको एक जो टेक्निकल टारगेट में देना चाहता हूँ वो 580 का है 1 साल के लिए। ऑल राइट, टेक्निकल टारगेट 1 साल के लिहाज से 580 यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा, और बाय एंड डिप्स की रणनीति यहाँ पर आपको अपनानी चाहिए एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए, ये सलाह आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स जान लेते हैं हमारी सहयोगी हैं, और अब वक्त है वीआईपी शेयर जानने का। रवि जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। आज की वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे क्या रहेगी? यस, मेरा फर्स्ट पिक रहेगा केपीआईटी टेक्नोलॉजी। स्टॉक तकरीबन 620 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ से कंटिन्यू एक आईटी सेक्टर में मोमेंटम बिल्ड होता दिख रहा है मुझे, डेटा वाइज भी और टेक्निकल वाइज भी। यहाँ से जो मेरा टारगेट है वो 660 के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा। इन जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 598 का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड जो मेरा सेकंड रहेगा वो लोढ़ा बिल्ड डेवलपर्स रहेगा। वो शायद स्टॉक अराउंड 1220 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और यह 120 to 130 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ से मेरा टारगेट बन रहा है 1295, क्योंकि रियलिटी स्टॉक में आज एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और स्टॉक्स में अगर हम F&O डेटा की बात करें, F&O डेटा में भी एग्रेसिवली पुट सेलिंग हो रही है, फ्यूचर में बाई भी हो रहा है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ से 1210 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर 2 बाय रिकमेंडेशन। केपीआईटी टेक पर नजर रखें, 621 के लेवल पर खरीदारी, 660 का एक पहला टारगेट यहाँ पर रहेगा। स्टॉप लॉस 598 का रहेगा। इसके अलावा लोढ़ा डेवलपर्स पर भी आप नजर बनाकर रखें, 1235 के लेवल पर खरीदारी की सलाह, 1290 का टारगेट और 1210 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना है। वत्सल जी, आपकी वीआईपी कॉल्स क्या रहेंगी? जी, सबसे पहला जो मेरा कॉल रहेगा वो है एपीएल अपोलो में। तो एपीएल अपोलो के चार्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं तो स्टॉक में एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला था। अप ट्रेंड के बाद स्टॉक में एक करेक्टिव फेज आया। करेक्टिव फेज में स्टॉक में 61.8% जो रिट्रेसमेंट लेवल है वहां पे हमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा, और आज के सेशन में वो राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन
का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। साथ ही साथ 38.2% जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो भी रिक्लेम हो चुका है। स्टॉक अपनी सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट रख के 2064 जो आज का क्लोजिंग है वहां पे बाय कर सकते हैं। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 2010 का, और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 21 अप्रैल का जो स्विंग हाई था वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो 2170 के टारगेट के साथ आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। दूसरा मेरा जो एक स्टॉक रहेगा वो है पॉलिसी बाजार। तो पॉलिसी बाजार में हमें एक डबल बॉटम फॉर्मेशन, चार्ट सेक्शन में हमें एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है स्टॉक में। साथ ही साथ स्टॉक अपनी तमाम क्रूशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और जब थोड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई तो जो स्विंग हाई का जो एक रेजिस्टेंस था जहाँ जिसके ऊपर ब्रेकआउट हमें देखा गया, तो वहीं पे हमें वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट देखा गया। सो ओवरऑल पॉलिसी बाजार पे एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट रख के स्टॉक को बाय किया जा सकता है 1744 पे। 1700 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, और जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 1845 के आप टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। राइट, तो वत्सल जी की तरफ से भी दो बाय रिकमेंडेशन। पहला एपीएल अपोलो पर आप नजर रखें, 2065 पर आपको बाय करके चलना है। 2010 का स्टॉप लॉस और 2170 के टारगेट्स यहां पर आते हुए नजर आएंगे। दूसरी बाय रिकमेंडेशन पॉलिसी बाजार पर नजर रखिए, 1744 के लेवल पर खरीदारी की सलाह, 1700 का टारगेट और 1845 का माफ कीजिए 1845 का यहाँ पर टारगेट रहेगा, और 1700 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। जो स्ट्रैटेजी है वो लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, खास तौर पर लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिए। चलिए, इसी के साथ अब हम इस शो को यहीं समाप्त करेंगे। वत्सल जी एंड रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए।